नमस्कार। आप सभी का चैनल में हार्दिक स्वागत है। पुतली में संसार, कवि अरुण कमल। पुतली में संसार कविता पर आधारित पाठ्य सामग्री इस वीडियो में प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले हम कवि परिचय की ओर बढ़ते हैं। कवि अरुण कमल का वास्तविक नाम अरुण कुमार है और साहित्यिक नाम अरुण कमल। बिहार के रोहतास जिले में आपका जन्म सन 1954 15 फरवरी को हुआ। आप पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे तथा हिंदी साहित्य की सेवा भी साथ साथ करते रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से आप सम्मानित हुए हैं। आपने कविता, आलोचना, निबंध तथा अनुवाद कार्य भी किया है। आपकी रचनाएं हैं अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख, महाशंख। इस प्रकार कवि परिचय पूर्ण होता है। इसके पहले साथियों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अब हम कविता के संक्षिप्त परिचय की ओर बढ़ते हैं। पुतली में संसार कविता महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंग से शुरू होती है। प्रसंग है द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त, जिसमें मछली की आंख में तीर मारना है और मछली खंभे द्वारा ऊपर टंगी है। उसका प्रतिबिंब देखने के लिए नीचे तेल से भरी थाल रखी है और उसी तेल में लक्ष्य को साधना है। किंतु इस कविता में केवल मछली की आंख और पुतली को ही केंद्र में रखा गया है। इस तरह एक प्रतियोगी कहता है, मैं तो केवल मछली की आंख देख रहा हूँ, अतः मेरा लक्ष्य मुझे पता है और मैं उस पर निशाना लगाने के लिए तैयार हूँ, किंतु संसार की असमानताएं मेरे लक्ष्य को भटका रही हैं। कवि अरुण कमल ने इस कविता में अपना अलग दृष्टिकोण रखा है। उनका मानना है कि पुतली में मुझे अपने लक्ष्य के साथ साथ संसार भी दिखाई दे रहा है, जिसमें जीवन की सच्चाई, ऊंच नीच, असमानता, भेदभाव, राजनीतिक जीवन भी मैं देख पा रहा हूँ, राजनीति भी देख पा रहा हूँ। और जैसा कि हम देखते हैं कि कवि मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं और यह प्रभाव उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। और पुतली में संसार भी एक ऐसी ही कविता लगती है जिसमें मार्क्सवादी प्रभाव काफ़ी हद तक दिख रहा है। अब हम ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। कविता लंबी है, इसलिए 3 भागों में बांट दिया गया है, जिससे समझने और समझाने में सुविधा हो। प्रसंग एवं संदर्भ तथा विशेषता तीनों ही पदों में एक जैसी रहेगी और आपकी सुविधा के लिए कठिन शब्दों के अर्थ भी अंत में दे दिए गए हैं। और अब हम पहला पद की व्याख्या देखते हैं, जो संकेत रूप में यहाँ दिया गया है। वे कहते हैं कि जब मैं पुतली पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मुझे पुतली के साथ पूरी आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। मछली, खंभा जिस पर मछली टांगी गई है, ऊपर खुला आकाश गुरुदेव, आप और इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हुए धनुर्धारियों की भीड़। बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है और मैं तो नीचे तेल के कुंड में देख रहा हूँ, जिसमें पूरा आकाश घूमता दिख रहा है। अतः कवि कहना चाहते हैं कि संसार में समानता का भाव होना चाहिए। अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हुए दूसरों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे मछली की आंख की पुतली में सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब हम कविता के अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जिसे संकेत रूप में दिया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। वे कहते हैं कि मछली की पुतली में एक और चीज़ घूमती हुई दिखाई दे रही है। प्रभु, यह कैसी आकृति है? ऐसा लगता है मानो मछली किसी को देख रही है और उसके अंदर से कोई मुझे भी देख रहा है। अब तो मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतनी सारी आकृतियों ने घेर लिया है कि उनकी आंखों की बरौनियाँ मेरी दृष्टि को घेर चुकी हैं और अब तो मुझे मछली की बदबू भी लगने लगी है। अर्थात
संसार में व्याप्त असमानता, गरीबी, दुख, तकलीफ़ें, राजनीति, सब कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है। और इन सब को देखने के बाद मैं अपने व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्ति और सफलता को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करूं, तो उसका कोई मायने नहीं रखता। अर्थात इन पदों में भी हम देख रहे हैं कवि के ऊपर इन पंक्तियों में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम कविता के अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं, जिसे आप संकेत रूप में देख सकते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि यह सच्चाई देखकर मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मेरे सारे शरीर में इतनी गांठें पड़ी है। मैं मेहनत कर कर के शरीर मेरा इतना कठोर हो गया है, फिर भी शरीर कैसे इन सब को देखकर पुलकित हो रहा है, मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है। मुझे यह सारी स्थितियाँ इतनी प्रभावित कर रही हैं कि मैं सफलता के सारे मंत्र भूल रहा हूँ। मैं अपनी सारी योग्यताएं भूल रहा हूँ। मैंने अपनी निष्ठा, मेहनत से जो कुछ भी हासिल किया था, सब बेकार हो रहा है। मेरी उंगलियों की ताकत खत्म हो रही है और इस स्थिति की परेशानियों से मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। मेरी ताकतें खत्म हो रही हैं। सफलता बेकार लग रही है। मैं अकेला चोटी पर बैठकर क्या करूँगा, जब मेरे चारों ओर इतना कुछ नाखुश होने वाला वातावरण फैला हुआ है। वह अपने आप से कहता है कि मेरा लक्ष्य तो केवल मछली की पुतली को देखना और भेदना था। हे भगवान, मैं इतना सब कुछ क्यों देख रहा हूँ? अर्थात जब तक वह सांसारिक सच्चाई से, जीवन की सच्चाई से अनभिज्ञ था, अपनी मेहनत और लगन से अपना लक्ष्य निर्धारित करके, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके उस पर मेहनत कर रहा था। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान होता है कि सांसारिक संसार में उसके भाई बंधु इतनी परेशानियों में हैं, तो वह अपने लक्ष्य से भटक रहा है। अर्थात हम देखते हैं कि पूरी कविता में मार्क्सवादी विचारधारा दृष्टिकोण का भरपूर प्रभाव दिखाई देता है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अब हम कविता की विशेषता की ओर बढ़ते हैं। कवि ने आँख की पुतली से लेकर संसार के कोने कोने तक फैले बाह्य संबंधों को बताने का प्रयास किया है। यहाँ न तो एक व्यक्तिगत जीवन और न ही सब कुछ सार्वजनिक है, और जो कुछ भी है वह एक दूसरे पर चोट करके करने को बैठे हैं। इस कविता के माध्यम से ऐसे संसार को देखा और दिखाया है जो बदहाल और बेहाल होता जा रहा है। इसमें कवि ने सभी ज्ञानेंद्रियों, आँख, नाक, कान, त्वचा को सक्रिय रूप में प्रस्तुत किया है। आगे हम उसके उदाहरण देखते हैं कि आँख को कैसे देखा है। आँख संसार के अनेक दृश्यों, छवियों और छायाओं को देखती हैं और दिखाती हैं। कान अनेकों ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, जिसे सुनता, समझता और सहेजता है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नाक, नदी की गंध आ रही है। चौथा है त्वचा, इतनी गठानों और ठेलों से भरा शरीर कांप रहा है, उंगलियां ढीली पड़ रही हैं, मुट्ठियों में पसीने छूट रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने एक मनुष्य के इन ज्ञानेंद्रियों को भी कविता के माध्यम से बहुत संवेदनशील बनाया है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि स्वाद इंद्रिय तटस्थ है। स्वाद के लिए किसी भी तरह का कविता में कोई प्रयोग नहीं है। शायद संसार का स्वाद फीका पड़ गया है और इस संसार को खंड भागों में बांटने के स्थान पर एक रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। पूंजी और उसका दुष्प्रभाव धनुर्धर के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ पर आप अंत में कठिन शब्दों को देख सकते हैं, जो आपको कविता को अच्छी तरह समझने में अवश्य सहायता करेंगे।